हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए क्या है, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स आती हैं जिसका मतलब हमें पता नहीं होता। तो सबसे पहले सीपीसी पढ़ने से पहले हमें उसके लीगल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कुछ 50 इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स लिखे हैं और अगर आप देखेंगे तो ये पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। इसका मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे जितना, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो मेरी जितनी भी वीडियोस वहां पर है, मैंने बहुत ही ज्यादा लॉ को सिंप्लीफाइड पैटर्न से पढ़ाया है। तो एक बार आप सारी वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूट का मतलब क्या है। आप सीपीसी में एक वर्ड पढ़ेंगे सूट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वाद। तो देखिए वाद क्या होता है, एक सिविल प्रोसीडिंग जो चलती है, ठीक है, जो कोर्ट में सिविल राइट को एनफोर्स करने के लिए जो आप सिविल प्रोसीडिंग चलाते हैं, ठीक है, वो ही सूट है, ठीक है, वो ही वाद है। अपने आप में सूट कोई अलग से कोई चीज नहीं है। जब आप अपने सिविल अधिकार को, अपने सिविल राइट को लागू कराने के लिए अदालत में जो मुकदमा दायर करते हैं, वो जो मुकदमा है, वो जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, वही सूट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वाद पत्र की, प्लेंट क्या होता है। देखिए, एक ऐसी रिटन स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल्ड टू स्टार्ट अ सिविल सूट। अब देखिए सूट क्या है, जो आपका मुकदमा चल रहा है अदालत में अपने सिविल अधिकार को लागू करने के लिए, ठीक है, तो वो वाद है। लेकिन वाद पत्र क्या है, जब आपने मुकदमा शुरू करने के लिए अगर आप जाएंगे अपना मुकदमा लेकर, तो शुरू किस बेसिस पर होगा, जो आपने अपना जो अदालत में प्रस्तुत किया गया लिखित विवरण है, जो आपने स्टेटमेंट दी है। देखिए एक चीज कंफ्यूज मत होना, WS जो होता है रिटन स्टेटमेंट, वर्ड यूज होता है डिफेंडेंट के लिए, ठीक है, डिफेंडेंट फाइल करता है WS। तो आप रिटर्न, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो है, ठीक है, वो जो आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है, सिविल सूट को स्टार्ट करने के लिए, वो प्लेंट होता है। इसका मतलब ये है आपका सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तब माना जाएगा जब आपने प्लेंट को, ठीक है, अपने वाद पत्र को अदालत में प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। तो वो जो क्लेम है वो ही आपका क्या है, प्लेंट होता है, वाद पत्र होता है। उसी से स्टार्ट होता है आपका सिविल सूट। आपका सिविल सूट ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको प्लेंट फाइल करना पड़ेगा। फिर प्लेंटिफ कौन होता है, वादी कौन होता है, जिसने वाद पत्र दाखिल किया है वो वादी हो गया, ठीक है। वह व्यक्ति जो अदालत में मुकदमा दायर करता है, ठीक है, द पर्सन हु फाइल्स अ सिविल सूट, वो कौन होता है, प्लेंटिफ होता है। वो कौन होता है, वादी होता है। जैसे कि मैं हूं, मैं कोर्ट में कोई सिविल सूट फाइल करना चाहती हूँ, जैसे मैं रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करना चाहती हूँ, वाद फाइल करना चाहती हूँ, तो मुझे पहले क्या फाइल करना पड़ेगा, प्लेंट फाइल करना पड़ेगा। उस प्लेंट में मैं क्या लिखूंगी, अपने क्लेम लिखूंगी कि इसने मुझसे पैसे लिए थे, वापस नहीं किए हैं, फिर जो भी डिटेल्स होंगी वो सब लिखूंगी। तो वो जो सारा कुछ हो गया वो प्लेंट हो गया है, ठीक है। और जो मैं फाइल कर रही हूँ उस प्लेंट को, तो मैं प्लेंटिफ हो गई हूँ, ठीक है। तो मैं वादी हूँ, प्लेंटिफ हूँ, और जिसके अगेंस्ट में मैं सूट फाइल कर रही हूँ, जिसके विरुद्ध में अपना सूट जो है फाइल कर रही हूँ, मुकदमा दायर कर रही हूँ, वो व्यक्ति होता है डिफेंडेंट, वो व्यक्ति होता है प्रतिवादी, द पर्सन अगेंस्ट हुम द सूट इज फाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर वर्ड प्लेंट यूज नहीं हुआ, अब वर्ड यूज हो रहा है सूट। और हमने अभी पढ़ा सूट क्या होता है, सूट अपने आप में कुछ नहीं है। जैसे ही सिविल प्रोसीडिंग फाइल हो जाती है कोर्ट में, ठीक है, अब आपके जो सिविल राइट्स है उनको लागू कराने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए, वही सूट होता है। इसलिए अब यहाँ पे वर्ड सूट यूज होगा, ठीक है। समन क्या होता है, अब देखिए मैंने सूट फाइल किया, मैंने एक प्लेंट फाइल किया क्योंकि मुझे अपने कुछ राइट्स को एनफोर्स कराना था, तो मैंने एक प्लेंट फाइल किया, मैं हो गई प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट फाइल किया अब हो गया डिफेंडेंट। अब क्या होगा, कोर्ट जो है उस डिफेंडेंट को, ठीक है, एक समन भेजेगी कि देखिए आपके खिलाफ ऐसे प्लेंट फाइल हुआ है, अब आप बताइए, कोर्ट में उपस्थित होइए, अपना जवाब दीजिए। तो जो बुलावा गया है उस व्यक्ति को, वो जो बुलावा है,
ठीक है, वो जो आदेश है, वो जो नोटिस इशू किया है कोर्ट ने उस पर्सन को कि आप कोर्ट में अपीयर हो जाओ, उसी को कहते हैं समन। अ नोटिस इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू अपीयर बिफोर इट, ठीक है, अदालत द्वारा किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए जारी किया गया आदेश। मैं एक बात बता देती हूँ, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप ये मत सोचिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ। यू आर गोइंग टू बी अ जज, ठीक है, आपकी कमांड इंग्लिश में जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी आपकी हिंदी में भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये हिंदी की जो स्टेटमेंट्स हैं उसको मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे वर्ड्स की हिंदी नहीं पता होती, नोटिस के हिंदी नहीं पता होती कि नोटिस क्या होता है, ठीक है, आदेश, समन क्या है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट, अभी मैंने आपको बताया जब मैंने प्लेंट फाइल कर दिया, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दिया है, अपने क्लेम्स लिख दिए हैं उस प्लेंट के अंदर, तो डिफेंडेंट भी तो रिप्लाई देगा। अब जो डिफेंडेंट रिप्लाई देगा, ठीक है, जो रिटर्न रिप्लाई देगा डिफेंडेंट, उसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंटिफ फाइल करता है प्लेंट, डिफेंडेंट फाइल करता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो अब जो रिटर्न रिप्लाई फाइल कर रहा है डिफेंडेंट, प्रतिवादी, ठीक है, अपने डिफेंस में, ठीक है, कोर्ट के सामने, तो उसको क्या कहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, लिखित बयान, प्रतिवादी द्वारा अदालत के सामने अपनी सफाई के रूप में दिया गया लिखित बयान। उसके बाद इशू, भाई मुद्दा क्या है, ठीक है, तो मुद्दा किसको बोलते हैं, अ मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ इन डिस्प्यूट, ठीक है, एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, या कानून का प्रश्न जो विवाद से जुड़ा है, ठीक है, जैसे कि मैं अपना क्या कहते हैं रिकवरी ऑफ सूट फाइल कर रही हूं, तो उसमें अब मुद्दा क्या है कि मुझे उससे पैसे जो लेने हैं, ठीक है, तो जो मटेरियल क्वेश्चन है वो फैक्ट का भी हो सकता है, वो मटेरियल क्वेश्चन लॉ का भी हो सकता है जो कि विवाद से जुड़ा है, उसी को बोलते हैं हम मुद्दा, इशू। अब एविडेंस क्या होते हैं, ठीक है, तो एविडेंस क्या है, प्रूफ प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स। अब आपने अपने प्लेंट में जो भी फैक्ट्स लिखे, किसने मुझसे पैसे लिए थे, इसने मुझे इस तारीख को देने के लिए बोला था, फिर इसने नहीं दिया, ठीक है, मेरे पास प्रॉमिसरी नोट है, या जो भी चीजें हैं, जो भी आपके पास प्रूफ है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जो आप जो फैक्ट्स बोल रहे हैं, आपने कह दिया, ऐसा तो नहीं ना आपने बोला कि इसने मेरे से पैसे लिए थे और कोर्ट ने मान लिया, आपके फैक्ट्स को कोर्ट ने मान लिया, नहीं, आपको अपने तथ्य को सिद्ध करना पड़ेगा। तो उन जो तथ्य हैं उनको सिद्ध करने के लिए आप जो अदालत में प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, जो आप प्रूफ प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एविडेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप अपने फैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट में प्रूफ प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एविडेंस। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एविडेंस क्या होता है, तो आप कहते हैं एविडेंस, एविडेंस का तो मतलब होता है साक्ष्य, आप हिंदी में बता देते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को आंसर करना है, एविडेंस मींस प्रूफ प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बता रहा है साक्ष्य क्या होता है, तथ्यों को सिद्ध करने के लिए जो अदालत में प्रस्तुत किए जाते हैं प्रमाण, उनको साक्ष्य कहा जाता है। उसके बाद जजमेंट, निर्णय किसे कहते हैं, ठीक है, जजमेंट क्या है, तो जो स्टेटमेंट जज देते हैं, ठीक है, जो एक्सप्लेन करती है कि वो इस डिसीजन पर कैसे पहुंचे, किन कारणों से वो इस डिसीजन पर पहुंचे हैं, तो वो जो स्टेटमेंट होती है, जो लिखी होती है, जो एक्सप्लेन करती है, वो ही होती है जजमेंट। जैसे कि एक जज है, उनके पास मुद्दा आया कि बताइए कि इसको पोजेशन मिलना चाहिए इस प्रॉपर्टी का या नहीं, ठीक है, अब उसके अंदर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि देखिए इसको पोजेशन मिलना चाहिए। अब उसने डिसीजन किस किस रीजंस पे दिया कि भाई इसके पास रजिस्ट्री के कागज है, ये इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा है, इसने एविडेंसेस दिए हैं, फिर वो जो पूरा रीजन एक्सप्लेन किया है ना जज ने उस डिसीजन पर पहुंचने के लिए, वो जो सारा रीजन है जो एक्सप्लेन कर रहा है जज, वो जो सारी स्टेटमेंट है, वो ही जजमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो जो न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय, जो न्यायाधीश ने निर्णय दिए हैं, और वो जो निर्णय है वो किस कारण से आए हैं, उन जो कारणों का विवरण दिया है, वही होते हैं निर्णय, ठीक है। फिर डिक्री क्या होती है, देखिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द फाइनल डिसीजन। अभी हमने पढ़ा जो डिसीजन है उसका कारण क्या था, उसकी जो स्टेटमेंट है वो तो हो गया निर्णय,
फिर जो जो अंतिम निर्णय आया है उसको जब हम औपचारिक रूप से कोर्ट बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है, तो उसी को हम डिक्री कहते हैं। जैसे कि एक फॉर्मल आप देखेंगे तो डिक्री में बहुत कुछ नहीं लिखा होता है, डिक्री बहुत छोटी सी होती है, एक पेज की, उसमें बस एक चीज लिखी होती है कि ये चीज मतलब जो भी आपका फाइनल डिसीजन आए वही लिखा होता है, पूरा का पूरा जजमेंट नहीं लिखा होता। तो डिक्री क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो भी फाइनल डिसीजन है कोर्ट का, जो कि क्या कर रहा है, पार्टीज के राइट को डिटरमाइन कर रहा है। उस डिक्री में बता दिया जाएगा, जैसे प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, मतलब प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि मुझे इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है और मैं इसका ऑनर हूँ, राइटफुल मतलब मैं ही इसका ऑनर हूँ और मुझे यहाँ पर पोजेशन मिलना चाहिए। अब जजमेंट में तो कोर्ट ने सारा रीजन बता दिया कि इस ऐसा मतलब इन एविडेंसेस के बेसिस पर इसका जजमेंट, ये पोजेशन इसको मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, ये तो पूरा जजमेंट मिल दिया। लेकिन डिक्री में वो एक लाइन लिख देंगे कि जो भी ये कोर्ट जो भी डिसीजन आया है वो प्लेंटिफ के फेवर में जाता है, क्योंकि प्लेंटिफ ने ये प्रूव कर दिया है एविडेंसेस से कि वो यहाँ पर रह रहा था, वही उसका राइटफुल ओनर है, ठीक है। तो ये जो राइट डिटरमाइन कर दिया ना कि किसका अधिकार है, किस पार्टी का अधिकार है उस प्रॉपर्टी के पोजेशन पर, तो वही होती है हमारी डिक्री जो फॉर्मली एक्सप्रेस करती है फाइनल डिसीजन के, ठीक है, फाइनल डिसीजन को। उसके बाद आदेश क्या होता है, देखिए कोर्ट क्या करती है, जो कोर्ट का निर्णय होता है डिक्री नहीं है। एक तो कोर्ट ने फाइनल अंतिम निर्णय दिया, वो तो हो गई डिक्री, वो अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम निर्णय से आने से पहले जो निर्णय दिए जा रही है उनको हम ऑर्डर कहते हैं। होता है ना कि कभी जैसे इंजंक्शन का ऑर्डर दे दिया है, बीच बीच में कोर्ट देती है ना ऑर्डर्स, तो वो फाइनल डिसीजन तो नहीं होता है ना। जैसे कि कोई किसी भी प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है, अब ये कोर्ट डिसाइड कर रही है, लेकिन इसको डिसाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो कोर्ट ने बीच में एक ऑर्डर पास कर दिया कि अभी हम यहाँ पर स्टे लगा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या है, स्टे, वो भी तो एक ऑर्डर ही है, क्या वो डिक्री है? नहीं, वो डिक्री तो नहीं है। तो इसीलिए अदालत का एक ऐसा निर्णय जो डिक्री नहीं होता है उसको हम आदेश कहते हैं। डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच इज नॉट डिक्री, ओके, डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच इज नॉट डिक्री इज अ ऑर्डर। उसके बाद एग्जीक्यूशन, ठीक है, क्रियान्वयन किसे कहते हैं? देखिए प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग अ डिक्री, अब क्या हुआ, सूट फाइल किया गया, कोर्ट ने डिक्री पास कर दी। अब जिसकी भी फेवर में डिक्री पास की है, अब वो पर्सन एप्लीकेशन तो लगाएगा ना कि मेरी अब डिक्री को एनफोर्स। देखिए एक बात समझिए, डिक्री आ गई है, अपने आप एनफोर्स नहीं हो जाएगी डिक्री। उस पर्सन को जो डिक्री होल्डर है उसको अब उस डिक्री को एनफोर्स कराना पड़ेगा, उस डिक्री को लागू कराना पड़ेगा। तो जो डिक्री है उसको लागू करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्रियान्वयन कहते हैं, ठीक है। जो डिक्री को एनफोर्स करने का प्रोसेस होता है उसी को एग्जीक्यूशन कहते हैं। उसके बाद अपील किसे कहते हैं? जब कोई भी निचली अदालत निर्णय देती है और आप उस निर्णय के विरुद्ध जाना चाहते हैं और उस निर्णय को क्या करना चाहते हैं, उस निर्णय को आप उसको चुनौती देना चाहते हैं, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप अपीलेट कोर्ट में, ठीक है, उच्च अदालत में उस निर्णय के विरुद्ध चुनौती देंगे, तो उसी को हम अपील कहते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी हायर कोर्ट में, उच्च अदालत में, अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, ठीक है, जब आप लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जा रहे हैं। और देखिए याद रखिए, हायर कोर्ट वर्ड में बोल रही हूँ, हाई कोर्ट नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। डिफरेंस होता है हाई कोर्ट और हायर कोर्ट में। जरूरी नहीं है कि आपके जो लोअर कोर्ट की डिक्री है उसकी अपील हमेशा हाई कोर्ट में हो, ऐसा नहीं है, हायर कोर्ट में भी तो हो सकती है। जैसे सिविल जज का केस है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज सुन ले। उसके बाद जुरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? देखिए कोर्ट है, उनके पास जो निर्णय देने की जो शक्ति है या मामले को सुनने की जो शक्ति है कोर्ट के पास, ठीक है, वो क्या है, वो उनका अधिकार क्षेत्र होता है। अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड अ केस, जो कोर्ट की शक्ति है, अदालत की शक्ति है किसी मामले को सुनने की और फिर उस पर निर्णय देने की। ऐसा नहीं होता ना कि
आप किसी भी कोर्ट में जाके अपना सूट फाइल कर देंगे, नहीं। उस कोर्ट के पास एक अथॉरिटी तो होनी चाहिए, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन तो होना चाहिए मामला सुनने का। जैसे अगर आप देखेंगे सीपीसी में, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल करना चाहते हैं तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है वो इमूवेबल, आप वहीं पे सूट फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है ना आप किसी भी कोर्ट में जाकर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर देंगे, नहीं। आप वहां जाएंगे जिस कोर्ट के पास इसकी अथॉरिटी है इस केस को सुनने की, हियर करने की और उस पर डिसीजन देने की। रेस जुडिकाटा, पूर्व निर्णय का सिद्धांत। इसका क्या मतलब, ये क्या है? ये होता है जब कोई भी मामला पहले ही तय हो चुका है उसे फिर दोबारा नहीं सुना जाएगा, उसको बोलते हैं रेस जुडिकाटा। जैसे कि एक सूट फाइल किया आपने कोर्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन से रिलेटेड, मान लो आपने कोई सूट फाइल किया, कोर्ट ने उस सूट को सुन लिया, उस पर डिसीजन भी दे दिया। अब वापस से आप उसी मैटर को लेके फिर कोर्ट में जा रहे हैं तो अब आपका वो सूट नहीं सुना जाएगा, उस पर क्या अप्लाई हो जाएगा? पूर्व निर्णय का सिद्धांत। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम बार बार एक ही मैटर पर, ठीक है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है उसको बार बार ट्रायल करते रहेंगे, ऐसे तो कभी ट्रायल का एंड ही नहीं होगा, एंड ऑफ लिटिगेशन ही नहीं होगा, मल्टीपल सूट फाइल होते रहेंगे, कोर्ट का टाइम बढ़ जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए रेस जुडिकाटा का सिद्धांत जो है, पूर्व निर्णय का सिद्धांत अप्लाई किया जाता है। कॉज ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो वाद आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है, जो आप ये वाद फाइल कर रहे हैं उसका कारण क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है? तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होते हैं? वो फैक्ट्स जो क्या करते हैं, एक पर्सन को अधिकार देते हैं कि आप सूट फाइल कर सकते हैं, उन तथ्यों को ही कहते हैं हम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, वह तथ्य जिनसे मुकदमा दायर करने का अधिकार उत्पन्न होता है, उन्हीं तथ्यों को कॉज ऑफ एक्शन कहा जाता है। जैसे कि फैक्ट्स क्या है कि एक प्रॉपर्टी थी, उस पर किसी ने रॉन्गफुल पोजेशन कर लिया है और उस पर पोजेशन जो उसका राइटफुल ऑनर है वो नहीं है, कोई और पर्सन है, अब वो क्या कहते हैं पोजेशन लेना चाहता है। अभी जितने भी सारे फैक्ट्स है, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स उसको क्या कर रहे हैं, एक अधिकार दे रहे हैं कि आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका कॉज ऑफ एक्शन है। उसके बाद पार्टीज, पक्षकार कौन होते हैं? देखिए पार्टीज कौन है? जो मुकदमे में शामिल लोग हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? पक्षकार कहते हैं। जो पर्सन उस सिविल सूट में इन्वॉल्व होते हैं वो पार्टीज हैं। जैसे कि मैंने सूट फाइल किया था, मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया था, आप डिफेंडेंट है, तो हम दोनों कौन है? पार्टीज है, क्योंकि हम इस सिविल सूट में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? एक पक्षीय। देखिए एक पक्षीय का मतलब होता है जब एक ही पक्ष उपस्थित है और दूसरा जो पक्ष है वो अनुपस्थित है, वो है ही नहीं, और उसकी अनुपस्थिति में कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट की कार्यवाही चल रही है। जनरल रूल क्या होता है कि जब दोनों ही पार्टी होती है तभी केस सुना जाता है। ठीक है, लेकिन अब दूसरी पार्टी तो आ ही नहीं रही है, तो क्या हम उसके इंतजार में बैठे रहेंगे? नहीं, हमने सम्मन भेजा, आप आए ही नहीं। हमने तो आपको नोटिस भेजा था ना कि आपके खिलाफ ऐसे सूट फाइल हो रहा है, तो आप आते कोर्ट, जब कोर्ट ने आपको डेट और टाइम बताया था, आप नहीं आए, कोर्ट आपका इंतजार नहीं करेगी, कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगी, कंडक्ट कर देगी। ठीक है, तो जो वो प्रोसीडिंग जो कंडक्ट हो रही है दूसरी पार्टी के अब्सेंस में भी, उसी को हम बोलते हैं एक्स पार्टी। ठीक है, उसके बाद होता है इंजंक्शन, निषेध आज्ञा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए निषेध आज्ञा, निर्देश आज्ञा का मतलब होता है जब कोर्ट ऑर्डर देती है और एक पर्सन को क्या करती है, किसी कार्य को करने से रोकती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप उस प्रॉपर्टी के आसपास भी नहीं जाएंगे। ठीक है, कोर्ट ने रिस्ट्रेन कर दिया है उस पर्सन को, आप अभी से अभी मतलब जो भी है खाली करो जगह, आपका इसमें पोजीशन नहीं है, जो भी है, और जब तक डिक्री नहीं आ जाती है तब तक आप वहां पर अपना सामान नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंजंक्शन है, ये रिस्ट्रेन कर रहा है पर्सन को कि आप ऐसा एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है? ये एक अस्थायी निषेध आज्ञा होता है। ये कोर्ट का क्या होता है? एक टेम्पररी ऑर्डर होता है रिस्ट्रेन करने का पर्सन को। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पर सूट चल रहा है, तो कोर्ट ने बोला कि अभी जब तक डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आप इस प्रॉपर्टी पर जो भी आप काम कर रहे हैं या काम आप जो चला रहे हैं, घर बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अभी आप इसको रोक दीजिए,
ये अस्थाई निषेधाज्ञा है। अभी फिलहाल रोक दीजिए, फिर जब डिक्री आएगी फिर डिसाइड हो जाएगा। तो ये टेम्पररी कोर्ट का ऑर्डर है जो रिस्ट्रेन कर रहा है पर्सन को, ठीक है, अदालत द्वारा दिया गया अस्थाई रोक। अस्थाई रोक, स्थायी रोक नहीं है, परमानेंट इंजंक्शन नहीं है, टेम्पररी इंजंक्शन है। परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है? जब फाइनल ऑर्डर देते हैं कोर्ट, परमानेंटली रिस्ट्रेन करते हैं पर्सन को कि आप ये काम करेंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे कोई पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, कोई पर्सन है वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो फिर तो कोर्ट उसको परमानेंट ही उसको रोकेगी ना कि आप कोई काम करना ही नहीं है। उसको बोलते हैं परमानेंट इंजंक्शन, स्थायी निषेधाज्ञा, आपको परमानेंटली रिस्ट्रेन किया जा रहा है। उसके बाद एफिडेविट। एफिडेविट शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या होता है? जैसे आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप उस जो लिखित बयान है ना उस पर आप उसको आप कंफर्म कर रहे हैं ओथ के माध्यम से, ठीक है। तो जो शपथ लेकर दिया गया बयान होता है, लिखित बयान, उसी को हम एफिडेविट कहते हैं। उसमें लिखा होता है ना कि मेरी नॉलेज में था और ये मेरे मतलब मैंने खुद इन सब चीजों को देखा है, तो मतलब जो भी चीजें हैं ये सच है, मैं ओथ पर कह रहा हूँ ये सारी चीजें, वही होता है एफिडेविट, शपथ पत्र। उसके बाद प्लीडिंग्स क्या होती है? वाद पत्र। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट है क्लेम की, और जो पार्ट, देखिए क्लेम कौन लेकर आया है? क्लेम लेकर आया है प्लेंटिफ, ठीक है, और प्लेंटिफ फाइल करता है प्लेंट, तो प्लेंट भी हो गया एक तो प्लीडिंग का हिस्सा। और जो डिफेंड कर रहा है, डिफेंडेंट अपना लेकर आया क्या है? वो WS, तो वो WS भी क्या हो गया? वाद पत्र हो गया, ठीक है। तो प्लीडिंग में दोनों ही चीज होती है, प्लेंटिफ का प्लेंट, डिफेंडेंट का WS। फिर है एडजर्नमेंट। स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ हियरिंग टू अनदर डेट, जब सुनवाई को अगली तारीख तक टाल दिया जाए। जैसे कि आज आप कोर्ट में गए और आपका मामला चल रहा था, कोर्ट ने बोला कि अब आज हम इसको क्या करते हैं, इस कार्यवाही को यही रुकते हैं और अगली जो तारीख होगी वो इस डेट पर होगी, अभी फिलहाल इसको स्थगन कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एडजर्नमेंट। फिर होता है डिक्री होल्डर। कौन होता है? वो पर्सन जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है। अब वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, वो डिफेंडेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है डिक्री होल्डर, ठीक है, जिसके भी फेवर में डिक्री गई हो, ठीक है, वही है डिक्री होल्डर। जजमेंट डेटर कौन है? जिसके अगेंस्ट में डिक्री गई हो। जैसे एक सूट फाइल हुआ कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, तो कोर्ट ने डिसाइड किया प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ तो डिक्री होल्डर हो गया क्योंकि उसके फेवर में डिक्री आई है, और जिसके अगेंस्ट गई डिक्री वो हो गया जजमेंट डेटर, डिक्री का ऋणी, ठीक है, और डिक्री धारक, ये दो वर्ड्स है। फिर ये कैविएट, ठीक है। तो कैविएट का मतलब क्या होता है? देखिए कैविएट का मतलब होता है आप ना एक नोटिस देते हैं कोर्ट को। यहाँ पर कोर्ट आपको नोटिस नहीं दे रही है, आप कोर्ट को नोटिस दे रहे हैं और कोर्ट से आप अनुरोध कर रहे हैं कि देखिए जब कोई भी आप ऑर्डर पास करें उससे पहले आप मुझे सुन लेना। अ नोटिस रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू हियर अ पर्सन बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, ठीक है। उसको क्योंकि वो उसको जो पर्सन उसको लग रहा है कि कोर्ट ना कोई ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है तो और कोर्ट उस पर ऑर्डर पास कर सकती है, इसीलिए मैं कोर्ट को पहले ही कह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा मुद्दा आपके सामने आता है तो पहले मुझे बता देना, ठीक है। तो इसी जो नोटिस, ये जो रिक्वेस्टिंग नोटिस है आप कोर्ट को दे रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कैविएट, ठीक है। रिव्यू, पुनर्विचार, मतलब देखते ही टर्म पता चल रहा है कि जब जो सेम कोर्ट है वो अपनी ही जजमेंट को, ठीक है, दोबारा से उस पर पुनर्विचार करे, जब तो उसको हम बोलते हैं रिव्यू। उसी अदालत द्वारा अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करना। जैसे कोर्ट ने कोई जजमेंट सुना दिया किसी सूट में, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि एक बार देख लो ये सही जजमेंट नहीं है, आप एक बार खुद ही देख लो। जब आप सेम कोर्ट पे जा रहे हैं, वर्ड याद रखना, जब सेम कोर्ट में आप दोबारा से पुनर्विचार के लिए बोलते हैं उसको हम रिव्यू कहते हैं, पुनर्विचार कहते हैं। पुनर्रीक्षण क्या होता है? इसमें हायर कोर्ट के पास जाते हैं, जो पावर होती है हायर कोर्ट की वो इसमें देखती है कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन आया है वो लीगल है या नहीं। रिवीजन में क्या होता है ना, जैसे कि डिसीजन हो गया, अब कोर्ट को ऐसा लग रहा है हायर कोर्ट को कि जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके पास तो पावर ही नहीं थी, उसने तो अपने जुरिसडिक्शन जो है उसका जो अधिकार क्षेत्र है उससे एक्सीड कर दिया, ठीक है, उसके बाहर जाके ये डिक्री दे दी, तो इसमें हायर कोर्ट के पास पावर है। रिव्यू में उसी कोर्ट के पास पावर है, रिवीजन में हायर कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना,
रिवीजन जो होती है सीपीसी में हमेशा हाई कोर्ट के पास पावर होती है, हाई कोर्ट के पास, हमेशा याद रखना। उसके बाद स्टे ऑफ सूट, वाद स्थगन, जो आप सूट फाइल कर रहे हैं क्या उस पर स्टे लगाया जा सकता है, क्या उसका स्थगन किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया जब आप टेम्पररी सस्पेंशन करते हैं प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, जब आप मुकदमे की कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक देते हैं उसको हम बोलते हैं स्टे ऑफ सूट, ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा एक सूट आप इसका कॉन्सेप्ट ये होता है स्टे ऑफ सूट का, जैसे आपने एक कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, ठीक है, और अभी वहां पे अभी वहां पर वो सूट फाइल ही है, वहां पे प्रोसीडिंग चल ही रही है, आपने दूसरे कोर्ट में भी वही सेम चीज पे सूट फाइल कर दिया, तो देखो यहाँ पे रेस जुडिकाटा तो नहीं लग सकता क्योंकि अभी तो सूट डिसाइड हुआ नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या लगेगा, यहाँ पे स्टे ऑफ सूट लगेगा कि अभी हम आपकी जो ये प्रोसीडिंग है इसको सस्पेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मामला दूसरी कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, पहली वाली कोर्ट में चल रहा है, उसकी प्रोसीडिंग तो चलती रहेगी, तो दूसरे कोर्ट में आपने जो सूट फाइल किया है वहां पर स्टे लगा दिया जाएगा। उसके बाद होता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अंतरिम आदेश का मतलब क्या होता है, जो टेम्पररी ऑर्डर पास करती है कोर्ट जब केस चल रहा होता है, उसके बीच में कुछ इंटरलोकेटरी जब ऑर्डर पास कर देती है कोर्ट, उसको हम बोलते हैं अंतरिम आदेश, ठीक है। उसके बाद होता है लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, सीमाबद्धता। लिमिटेशन का मतलब होता है जितना भी टाइम पीरियड है ना सूट को फाइल करने के लिए, मुकदमा दायर करने की जो एक निर्धारित समय सीमा होती है उसी को हम लिमिटेशन कहते हैं। आपको पता है ना ये बात की आप कभी भी मुंह उठा के सूट फाइल नहीं कर सकते, जितना टाइम पीरियड है उस सूट को फाइल करने के लिए आपको उसी टाइम में अपना जो सूट है, आपका जो मुकदमा है उसको फाइल करना पड़ेगा, उसको दायर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है नेचुरल पर्सन होते हैं, लिविंग पर्सन होते हैं, जैसे हम जैसे लोग, हम एक होता है ज्यूरिस्टिक पर्सन जो कानून की नजरों में मतलब वो भी पर्सन माने जाते हैं, कानूनी व्यक्ति। तो एक ऐसी एंटिटी, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज करती है लॉ के, हम इसको भी पर्सन मानेंगे। जैसे कंपनी इसको पर्सन मान लेते हैं लॉ के द्वारा, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को मान लेते हैं, ठीक है, बॉडी एसोसिएशन को मान लेते हैं। तो कोई भी ऐसी एंटिटी, ठीक है, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी संस्था जिसको कानून द्वारा व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त की गई हो, ठीक है। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, कानूनी प्रतिनिधि कौन होते हैं। इसका मतलब जो पर्सन, जो मृतक व्यक्ति है, उसकी संपत्ति है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप सीपीसी में देखेंगे तो 3 लोगों को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बताया गया है, लेकिन इसको मैं नॉर्मली अगर डिफाइन करूं तो वो पर्सन जो रिप्रेजेंट करते हैं एस्टेट मतलब संपत्ति, डिसीज्ड पर्सन की, मृतक जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति का जो प्रतिनिधित्व करता है व्यक्ति, वो व्यक्ति होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कानूनी प्रतिनिधि। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्टी इन अ सूट, जो मुकदमे में जो पक्षकार थे उनका बदलना, उनका रिप्लेसमेंट करना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे होता था ना स्कूल में कि आज इंग्लिश वाली टीचर नहीं आई है तो उनकी जगह आज हिंदी वाली मैम को मतलब भेजा जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, किसी एक पर्सन की जगह पे दूसरे पर्सन का आना, किसी एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी को रिप्लेस कर दिया जाना, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाना, प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना देना, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना देना, जो ये रिप्लेसमेंट हो रही है पार्टी की एक मुकदमे के अंदर, उसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, विच्छेद का मतलब क्या होता है, जब सूट जो आपका मुकदमा है, ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्यों? डेथ ऑफ पार्टी। देखिए जब जो पार्टी है उसी की डेथ हो गई है, वो पार्टी ही तो मुकदमा लेकर आई थी, अब उसी की डेथ हो गई है, अब कौन सूट को चलाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सूट को भी समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विच्छेद। एक बार हमेशा याद रखना, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर सूट टर्मिनेट हो जाएगा, मैंने एक बस अबेटमेंट की आपको डेफिनेशन बताई, क्योंकि कहीं ऐसी भी चीजें हैं, अगर आपका राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो अबेटमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो टर्मिनेशन नहीं होता है सूट का। लेकिन जब आपका कारण ही नहीं, जैसे कि कोई अगर, चलो ठीक है, इसका एग्जांपल मैं तभी दूंगी जब हम ये केस करेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगी तो बहुत बड़ा इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप इतना याद रखो कि जब सूट है वो टर्मिनेट हो गया क्योंकि पार्टी की डेथ हो गई है, तो फिर
उसको हम विच्छेद कहेंगे, अबेटमेंट कहेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब क्या होता है। देखिए जब हम मुकदमा कोई दायर कर रहे हैं तो उस मुकदमे में जो खर्च हो रहा है, जो उस खर्चे को अदालत जो तय करती है, जो आपके लिटिगेशन में एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं व्यय, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट। सेटअप का मतलब क्या होता है, समायोजन का मतलब क्या होता है। सेटअप का मतलब होता है जब कोई भी क्लेम कौन करता है, डिफेंडेंट करता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड। जैसे कि प्लेंटिफ ने एक सूट दायर किया कि मुझे तो डिफेंडेंट से 50,000 रुपए लेने हैं, डिफेंडेंट ने भी बोल दिया मुझे भी तो इससे 10,000 रुपए लेने हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे डिफेंडेंट ने भी क्लेम कर दिया, प्रतिवादी द्वारा भी वादी के जो दावा था 50,000 रुपए का उसके विरुद्ध किया हुआ दावा, उसने ही 10,000 रुपए का दावा बोल दिया। उसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ, समायोजन। उसके बाद काउंटर क्लेम का मतलब क्या होता है, प्रति दावा। देखिए सेट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसमें एक मनी होती है ना, मनी, उससे रिलेटेड होता है। काउंटर क्लेम में क्या होता है, क्लेम जो डिफेंडेंट करता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, उसको हम बोलेंगे प्रति दावा, जब प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध किया गया स्वतंत्र दावा। अब वो इसमें रिलेट नहीं कर रहा है, जैसे कि सेट ऑफ में तो उसने पैसे की डिमांड की तो उसने भी की, यहाँ पर वो अपना एक अलग ही क्लेम लेकर आ रहा है डिफेंडेंट, उसको बोलते हैं प्रति दावा। उसके बाद है कमीशन। आयोग कौन होते हैं, ठीक है, जब अदालत द्वारा किसी गवाह को या साक्ष्य की जांच के लिए जो किसी व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं, वो जो व्यक्ति है वो ही कमीशन है। तो इसका मतलब जब कोर्ट ने अथॉरिटी दी, अथॉरिटी गिवन बाय कोर्ट कि ठीक है हम आपको, कोर्ट कह रहा है उस पर्सन को कि हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं, आप जाइए उस विटनेस को एग्जामिन करके जाइए। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे विटनेसेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे गवाह होते हैं वो कोर्ट में अपनी गवाही देने नहीं आ सकते हैं, तो कोर्ट ही चला जाता है उनके पास। तो वो जो कोर्ट जिसको भेज रहा है वो व्यक्ति ही कौन है, कमीशन है, आयोग है। उसके बाद रिसीवर कौन होते हैं, प्रबंधक कौन होते हैं, वो पर्सन, ठीक है, जिनको कोर्ट करती है अपॉइंट प्रॉपर्टी को देखने के लिए। अब जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उस पर कोई सूट फाइल हो रखा है, मुकदमा चल रहा है, अब उस प्रॉपर्टी का ध्यान भी तो रखा जाएगा कि कोई उस पर आके कब्जा ना कर ले, या उस पर कोई तोड़ फोड़ ना कर दे, कोई उसमें चेंजेस ना जाए, उसके रख रखाव के लिए। तो वो जो पर्सन है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, वो पर्सन ही रिसीवर कहलाता है। अब अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, कुर्की का मतलब क्या होता है। जब कुर्की का मतलब होता है जब प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है, ठीक है, जब अदालत के आदेश से संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जाइए उस संपत्ति को जब्त कर लीजिए, प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, अरेस्ट का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को कस्टडी में लेते हैं बाय लीगल अथॉरिटी, ठीक है, कानूनी अधिकार से जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है उसको अरेस्ट कहा जाता है। गार्निशी का मतलब क्या होता है, गार्निशी का मतलब होता है ऋणी का ऋणी। जैसे मैंने किसी से पैसे लिए, ठीक है, और मुझसे भी किसी ने पैसे लिए हैं, तो उसको बोलते हैं, तो उसके लिए जो पर्सन है जिससे मैंने पैसे लिए, मैं उसकी ऋणी हूं, और मेरे ऋणी का भी ऋणी कौन है, जिसने मुझसे लिए। पर्सन हु ओज मनी टू जजमेंट डेटर, ठीक है, वह व्यक्ति जो डिक्री ऋणी का देनदार होता है उसको हम बोलते हैं ऋणी का ऋणी, जो जिसको जजमेंट डेटर को क्या करने हैं, पैसे देने हैं। जैसे कि मैं हूं प्लेंटिफ, ठीक है, मैंने किसी के खिलाफ एक सूट फाइल किया 10,000 रुपए के लिए। अब मेरे पक्ष में आया डिक्री आई, मैं डिक्री होल्डर हो गई और डिफेंडेंट डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर हो गया। कोर्ट ने ये बोला कि हाँ आपको जजमेंट डेटर से 10,000 रुपए लेने हैं, लेकिन जो जजमेंट डेटर है ना उसे भी एक पर्सन है उससे पैसे लेने हैं अपने, कितने भी ले रहे हो वो अमाउंट। अब वो जो पर्सन है वो गार्निशी कहलाएगा, क्योंकि वो जजमेंट डेटर का कौन है, डेटर, ऋणी का ऋणी। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, समझौता। जब आप डिस्प्यूट को कैसे सेटल करते हैं, एग्रीमेंट से सेटल करते हैं, ठीक है। जब आप किसी जो समझौता है उसके जो पक्षकार होते हैं उसका जो विवाद का समाधान हो जाता है, पक्षकारों के समझौते से
विवाद का समाधान हो रहा है, एग्रीमेंट से, समझौते से आपने डिस्प्यूट को सेटल कर लिया, ठीक है, विवाद का समाधान कर लिया, उसको हम बोलते हैं समझौता। जैसे कि कोई कोर्ट में केस फाइल हुआ, ठीक है, फिर पार्टीज ने आपस में मतलब ये सेटल कर लिया कि ठीक है, जैसे 10,000 रुपए का केस फाइल किया एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने बोला कि ऐसा करते हैं 10,000 तो नहीं 5,000 रुपए दे दूंगा और साथ में इंटरेस्ट भी दे दूंगा। फिर पार्टी ने बोला दूसरी पार्टी चलो ठीक है ऐसा कर लेते, तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसमें कोर्ट ने तो कोई इन्वॉल्वमेंट किया ही नहीं है। तो जब खुद ही पार्टीज एग्रीमेंट कर ले उसको हम बोलते हैं समझौता। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने सूट फाइल किया फिर मैंने उस सूट को वापस ले लिया, मतलब मैंने पहले मुकदमा दायर कर लिया फिर उस मुकदमे को वापस ले लिया, तो ये मुकदमा जो मैंने वापस लिया इसको वापसी कहते हैं, विड्रॉल कहते हैं। प्लेंटिफ टेकिंग बैक द सूट, उसको हम बोलते हैं विड्रॉल। डिसमिसल क्या होता है, खारिज का मतलब क्या होता है, देखिए विड्रॉल में प्लेंटिफ खुद अपना सूट वापस ले रहा है, डिसमिसल में कोर्ट सूट को रिजेक्ट कर रहा है, खारिज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना का मतलब क्या होता है, रिवाइवल ऑफ डिसमिस सूट। अभी कोर्ट ने क्या किया, आपके सूट को डिसमिस कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट करके, अब क्या वापस उस सूट को रिस्टोर किया, जैसे डिसमिस क्यों किया आपके सूट को, हो सकता है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट, आपने सूट फाइल कर दिया फिर उसके बाद आप कोर्ट ही नहीं गए तो कोर्ट ने आपका सूट डिसमिस कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आप कोर्ट इसलिए नहीं जा पा रहे थे कि कोई दिक्कत हो गई थी, कोई परेशानी आ गई थी, तो आप कोर्ट को फिर जाके बताएंगे देखिए मैं इसलिए नहीं आया था कोर्ट कि मेरे घर में डेथ हो गई थी, तो कोर्ट और इसलिए मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं, मेरे सूट को दोबारा से रिस्टोर कर दो, मेरे वाद को दोबारा से पुनर्स्थापन कर दो इसका। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उस डिसमिसल जो उसका ऑर्डर आया था उसको तो क्या कर देगी, हटा देगी, और आपके जो सूट है उसको फिर से रिवाइव कर देगी, फिर से चालू कर देगी। तो जब रिवाइवल होता है किसी भी डिसमिस सूट का, खारिज मुकदमे को फिर से जो चालू करना होता है उसी को पुनर्स्थापना कहते हैं, उसी को रिस्टोरेशन कहते हैं। तो एडमिशन का मतलब क्या होता है, स्वीकारोक्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब कोई भी फैक्ट, ठीक है, पार्टी जो है किसी भी फैक्ट को क्या करती है, स्वीकार करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, किसी तथ्य को पक्षकार द्वारा स्वीकार करना, उसी को बोलते हैं एडमिशन। जैसे एक पार्टी ने बोला कि मुझे इससे ना 15,000 रुपए लेने, तो वो दूसरी पार्टी कहती है देखिए पैसे तो लेने हैं लेकिन 15,000 नहीं लेने, 5,000 लेने हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट को एक्सेप्ट करा जा रहा है एक पार्टी द्वारा, तो ये एक्सेप्टेंस है, उसी को हम एडमिशन बोलते हैं, ठीक है। डिनायल का मतलब क्या होता है, अस्वीकार। जब आपके ऊपर कोई फैक्ट है, ठीक है, आपके ऊपर कोई जो एलेज फैक्ट है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक सूट फाइल किया गया कि मुझे इस व्यक्ति से 15,000 रुपए लेने हैं, वो कह रहे लेने ही नहीं है, तो ये तो डिनायल कर रहा है फैक्ट को, ठीक है, वो तो रिफ्यूज कर रहा है इस फैक्ट को। तो जो वो रिफ्यूज कर रहा है उसको हम बोलते हैं डिनायल, और वो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एडमिशन, ठीक है। याद करना, ये वर्ड्स याद रखना, जब किसी तथ्य को स्वीकार किया जा रहा है तो वह है स्वीकारोक्ति, और जब किसी कथित तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा तो उसको बोलते हैं अस्वीकार। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर। आई होप आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, आपको काफी हद तक चीजें समझ आई होगी, ठीक है। ये जो कुछ लीगल टर्म्स हैं सीपीसी में आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको सारे जो भी लॉज हैं इतना इजी लगने लगेंगे, क्योंकि मेरा एक पैटर्न है पढ़ाने का, मैं किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, मुझे सिंप्लीफाइड तरीके से ही पढ़ाना अच्छा लगता है। जितना इजी हो सके किसी भी कॉन्सेप्ट को इजी करना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।